everyone, this is Sufia. Welcome back to the Sufia's Biology. In this video, we will study the cell cycle and cell division. आई नो मैं वीडियो को बहुत दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ. एक्चुअली आई वॉज बिजी, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी. बट अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए फ्रिक्वेंटली वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ. आप लोग मेरी वीडियो को इसी तरीके से पसंद करती रहिए और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करती रहिए, और मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोज़ इसी तरीके से अपलोड करती रहूँगी. तो चलिए आज के टॉपिक पे. आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न. साइकिल से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे साइक्लिक इवेंट्स हो रही होंगी, यानी कि एक पैटर्न पे इवेंट्स चल रहा होगा, एक सीरीज़ में इवेंट्स चल रही होंगी. एंड सेल डिवीज़न से हमें ये समझ में आ रहा है कि सेल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि अपने नंबर को इंक्रीज़ कर रहा है. इट्स मीन्स पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बना रहा है. तो अगर हम टॉपिक को लें पूरा एंटायरली, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, सेल अपने नंबर को इंक्रीज़ कर रहा है. किसकी थ्रू? एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के थ्रू. ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं कि सेल साइकिल में कितने फेजेस होते हैं, क्या क्या टर्म यूज़ हुई हैं. ओके, तो सेल साइकिल में सबसे पहला जो फेज़ होता है उसे इंटरफेज कहते हैं. एक सेल अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स लेता है, जिसमें कि वो अपने लाइफ का 95%, इस मीन्स मैक्सिमम टाइम वो इंटरफेज में स्पेंड करता है. ओके, इंटरफेज में फिर 3 फेजेस आती हैं. G1 फेज़, जिसे हम गैप 1 फेज़ कहते हैं. सेकेंड वन इज़ S फेज़, जिसे हम सिंथेटिक फेज़ कहते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ G2 फेज़, जिसे हम गैप 2 फेज़ कहते हैं. इंटरफेज के बाद आता है हमारा M फेज़, जिसे हम माइटोसिस फेज़ भी कहते हैं. एंड इसका फर्स्ट फेज़ होता है प्रोफेज़, देन मेटाफेज़, एनाफेज़, एंड द लास्ट वन इज़ टेलोफेज़. एंड फिर आता है हमारा साइटोकाइनेसिस, जिसमें एक्चुअली सेल डिवाइड करता है, जिसमें एक्चुअली सेल रेप्लिकेट करता है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनता है. वो कहाँ होता है? साइटोकाइनेसिस. टेलोफेज इज़ फॉलोडेड बाय द साइटोकाइनेसिस, इसलिए साइटोकाइनेसिस को एम फेज़ का 5th जो है एंड द लास्ट फेज़ कहा गया है. ओके, तो ये था हमारा कि क्या क्या टर्म यूज़ हुए हैं. आइए हम इन सब को डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस फेज़ में क्या फंक्शंस होती हैं. तो जैसा कि मैंने बोला, एक सेल जो अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लेता है और उसमें मैक्सिमम टाइम वो इंटरफेस में स्पेंड करता है. तो ये जो है हमारा G1, S एंड G2, ये पूरा क्या है, हमारा इंटरफेस है. एंड देन उसके बाद आता है M. जो M फेज़ है हमारा, जिसे मैंने माइटोसिस फेज़ लिखा है. एक्चुअली ये सेल का टाइप पे डिपेंड करता है कि सेल किस टाइप का है. अगर सेल हमारा सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स क्या, एक्सेप्ट दी रिप्रोडक्टिव सेल, तब हमारा जो है ये यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा. अगर सेल हमारा जर्म सेल्स हो, यानी कि गैमेट सेल्स हो, तब यहाँ पे हमारा जो होगा वो मेयोसिस होगा. यानी कि यहाँ पे जो मैंने लिखा माइटोसिस फेज़, ये सेल के टाइप पे डिपेंड करेगा. ओके, एंड देन क्या हो जाएगा हमारा साइटोकाइनेसिस. तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या इवेंट हो रही है, किस फेज़ में कौन सा फंक्शंस हो रहा है. तो जब सेल इंटर करता है सेल साइकिल में, तो वो सबसे पहले G1 फेज़ में जाता है. ओके, G1 फेज़ में क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है. सेल क्या करता है, अपने साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है, प्रोटीन की सिंथेसाइज करता है, RNA सिंथेसाइज करता है. मेनली वो क्या करता है, ग्रोथ करता है. और G1 फेज़ में एक सेल 11 आवर्स तक अप्रोक्सीमेटली रहता है. ओके, देन वो सेल क्या करता है, S फेज़ में इंटर करता है, जिसे हम सिंथेटिक फेज़ कहते हैं. और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA, यानी कि DNA क्या करता है, डबल कर लेता है. और ये प्रोसेस 8 आवर्स का होता है. ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेयर कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ये सेल डिप्लॉयड है और इसका क्रोमोसोम 2n है, तो वो S फेज़ में भी 2n ही रहेगा, यानी कि क्रोमोसोम 2 ही रहेंगे, और G2 फेज़ में भी 2 ही रहेंगे. पर अगर इसका जो DNA है 2C है, तो वो S फेज़ में 4C हो जाएगा, यानी DNA का नंबर इंक्रीज़ कर जाएगा. DNA ने अपने आप को रेप्लिकेट किया, एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाई अपनी. ओके, देन ये सेल क्या करेगा, S फेज़ से G2 फेज़ में जाएगा, और G2 फेज़ में वापस से वो क्या करेगा, सेल अपनी ग्रोथ करेगा. ओके, यहाँ पे वापस से वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, RNA सिंथेसाइज करेगा. बेसिकली वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है M फेज़ में एंटर करने के लिए. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है
जिसे टिब्यूलिन कहते हैं, ओके, वो फॉर्म करता है। और ये टिब्यूलिन स्पेंडल फाइबर बनाने के लिए में हेल्प होता है। और ये स्पेंडल फाइबर का जो सेंट्रोसोम से अराइज होती हैं, ओके। यहाँ पे बहुत सारे चेक पॉइंट्स भी आते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, बिकॉज़ ये टॉपिक फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, इसलिए मैंने चेक पॉइंट्स के लिए एक अलग वीडियो बनाया है। चेक पॉइंट्स बेसिकली होता क्या है, चेक पॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि चेक मतलब चेक करेगा, एंड पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स होंगे चेक करने के लिए। और चेक पॉइंट में होता क्या है कि एक्चुअली वो चेक करता है एक फेज़ से दूसरे फेज़ में सेल को जाने के अलाउ करने के लिए, कि वो जो रिक्वायरमेंट्स है जो दूसरे फेज़ में जाने के लिए चाहिए वो सेल फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। अगर वो फुलफ़िल करता है तभी वो उसे दूसरे फेज़ में जाने के लिए अलाउ करते हैं। बस ये काम होता है चेक पॉइंट्स का। सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कितने चेक पॉइंट्स होते हैं, क्या फंक्शंस हैं और कैसे वर्क करते हैं, ओके। देन जब ये सेल प्रिपेयर हो जाता है एम फेज़ में इंटर करने के लिए, देन वो सेल कहाँ जाता है, सबसे पहले एम फेज़ के प्रो फेज़ में जाता है, देन मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़ में। तो चलिए हम इसे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि इस फेज़ में होता क्या है। प्रो फेज़, मेटाफेज़ का जो फर्स्ट फेज़ होता है वो प्रो फेज़ होता है। इसमें भी अर्ली फेज़ आते हैं, लेट प्रो फेज़ आते हैं। अगर आप लोगों को डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ओके। तो प्रो फेज़ में क्या होता है, प्रो फेज़ में जो क्रोमोसोम मटेरियल होती है वो कंडेंस हो जाती हैं, और इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, न्यूक्लियस डिज़ोल्व हो जाती हैं। एंड देन ये जो प्रोफेज़ के बाद सेल जो होता है मेटाफेज़ में जाता है। इसमें क्या होता है कि एक इमेजिनरी लाइन में, इक्वेटर में क्या होता है कि ये सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, सेंट्रोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। देन ये सेल मेटाफेज़ से एनाफेज़ में जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं ना वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगती हैं, ओके। ये बेसिकली किस लिए होता है, ये किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन दिस स्पाइंडल फाइबर। ये स्पाइंडल फाइबर है ना, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स के तरफ मूव करने लगती हैं, ओके। एनाफेज के बाद आता है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है अपोजिट पोल्स में मूव कर लेती हैं। इसमें सेंट्रोसोम्स पूरी तरीके से डिज़अपियर हो जाता है, स्पाइंडल फाइबर डिज़अपियर हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप वापस से रिफॉर्म हो जाता है, न्यूक्लियस रिफॉर्म हो जाता है, ओके। एंड देन टीलोफेज के बाद हमारा यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एम फेज कंप्लीट हो गई। ये रहा हमारा एम फेज, यहाँ पे माइटोसिस कंप्लीट हो गई। एंड देन उसके बाद आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। तो टीलोफेज में क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन होता है सेल का वो पिंच ऑफ होने लगता है, और जैसे टीलोफेज कंप्लीट हुआ उसके बाद सेल टू आउटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और इसी रीजन्स की वजह से साइटोकाइनेसिस को फिफ्थ फेज कहा जाता है एम फेज में, क्योंकि ये टीलोफेज के जस्ट बाद होती है। तो ये रहा हमारा, इस प्रोसेस में साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ, टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गई सेल्स हमारी। ये क्या होगा, जब तक ये सेल्स जो सेल साइकिल से बाहर रहेंगी तब तक, या फिर रेस्ट फेज में रहेंगी तो इसे रेस्टिंग फेज कहेंगे या जी नॉट फेज कहेंगे, ओके। और फिर जब ये सेल मतलब जब सेल को डिवाइड करना हो या बॉडी को सेल्स की मतलब सेल्स की ज़रूरत हो, तब ये सेल्स क्या करेंगे, एक दूसरे सेल्स में इंटर कर जाएंगी, और फिर से वापस से सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।